साथियों डी आर ब्रदर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। साथियों हम कक्षा को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में कर लीजिए बेल आइकन प्रेस, जिससे आगे आने वाली वीडियो की सूचना आप सभी को जल्द ही प्राप्त हो सके। तो साथियों शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। आज का हमारा पहला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्न में से कौन एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? हमारा जो संयुक्त परिवार होता है उसको बनाए रखने के लिए क्या उत्तरदायी है? समाजवाद, व्यक्तिवाद, ग्रामीणवाद, नगरीवाद। तो आप सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करेंगे। साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 ग्रामीणवाद। ग्रामीणवाद के माध्यम से हम संयुक्त परिवार को बनाए रख सकते हैं। मित्रों संयुक्त परिवार क्या होता है? ऐसा परिवार जिसमें 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य अर्थात हमारे चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, ये सब मिलकर, दादा दादी, हमारे विवाहित अविवाहित सभी प्रकार के बच्चे मिलकर एक जगह रहते हैं तो संयुक्त परिवार कहलाता है। आप सभी जानते हैं परिवार को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एकल परिवार एक होता है, एकल परिवार एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, ठीक है साथियों, और संयुक्त परिवार में सभी मिलकर रहते हैं। तो संयुक्त परिवार का क्या कारण है कायम रखना है? तो ग्रामीणवाद, अर्थात गाँव में आपको सबसे ज़्यादा जो परिवार देखने को मिलते हैं वो संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। साथियों नगरीवाद बनने के कारण तो एकल परिवार बनते हैं। व्यक्तिवाद, अगर आप व्यक्ति खुद को लेकर चलोगे तो भी एकल परिवार का निर्माण होता है। समाजवाद भी एकल परिवार को देता है। तो साथियों अगर हम संयुक्त परिवार को बनाए रखना चाहते हैं तो हमारे लिए ग्रामीणवाद अर्थात गाँव में रहना ही इसको बनाए रख सकते हैं, गाँव की परंपरा के माध्यम से ही। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा सुमेलित असुमेलित है? साथियों पर असुमेलित पूछा है। जनजाति एक तरफ दे रखी है, इधर आवास दे रखे। एस्किमो जनजाति का आवास ट्यूपिक होता है, किर्गिज जनजाति का आवास यूर्त होता है, और यहाँ पर साथियों भोरिया ना पड़े, इसको भोटिया पड़े। क्या पढ़े आप? भोटिया। भोटिया जनजाति का आवास उर्स, अर्स और भील जनजाति का आवास को। आप सभी साथियों को बता देता हूँ मित्रों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है असुमेलित पूछा है, तो ये तीसरा जो है असुमेलित है। लेकिन हम एक एक प्रश्नों की बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। एस्किमो जनजाति की जो आवास है मित्रों ट्यूपिक, ये ट्यूपिक क्या होता है मित्रों? ट्यूपिक और इग्लू 2 आवास होते हैं एस्किमो जनजाति की। ये जो ट्यूपिक आवास है ये ग्रीष्मकालीन आवास है, और इस इग्लू जो आवास है वो शीतकालीन आवास है। मित्रों आप सभी साथी ध्यान रखें, ट्यूपिक जो आवास होते हैं चमड़े के बने हुए होते हैं, तब भालू की खाल से, ध्रुवीय जो भालू होते हैं उनकी खाल से बनाए जाते हैं, जबकि इग्लू जो आवास होते हैं साथियों बर्फ के बनाए जाते हैं। किर्गिज जो जनजाति होती है मित्रों उसका यूर्त आवास बिल्कुल सही है, और जो यूर्त आवास है वो एक प्रकार का ग्रीष्मकालीन आवास है, जबकि दूसरा जो आवास इसका शीतकालीन आवास होता है वो होता है किस्ताऊ। किर्गिज जनजाति का शीतकालीन आवास किस्ताऊ है और ग्रीष्मकालीन आवास यूर्त है। मित्रों साथियों यहाँ पर भोरिया अर्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये अर्स की। अर्स क्या है साथियों? अर्स जो है वो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ होती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में जो आदिम जाति होती थी, आदिम जाति, उनके द्वारा बनाए जाते थे साथियों ये आवास अर्स वाले। जबकि भोटिया जनजाति का जो आवास है साथियों, यहाँ भोटिया जनजाति का आवास है मुनसा और मैत। मुनसा जो आवास होते हैं मित्रों शीतकालीन आवास है, और मैत ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें। और भील जनजाति का आवास कू है, आयताकार होते हैं ये भील जनजाति के जो आवास होते हैं। मित्रों इनकी दीवारें जो बनी होती है बांस या पत्थर की बनी होती है, और जो इनकी छत होती है वो खपरेल होती है, खास भूसों से बनी हुई होती है। आप सभी साथियों को आशा करता हूँ ये चारों प्रकार जो थे आवास के जनजातियों के आधार पर वो समझ में आएंगे। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भोटिया अर्स। ये सुमेलित नहीं है, असुमेलित है मित्रों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़, बकरी प्रजनन केंद्र अलवर, भैंस अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर। साथियों राजस्थान की बात यहाँ पर की जा रही है। राजस्थान में जो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है वो जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, और पशु जो अनुसंधान केंद्र है वो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में स्थित है। मित्रों सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में उष्ण अनुसंधान जोहड़बीड़ और बीकानेर में, यहीं पर क्या है बीकानेर में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। आपसे पूछ लिया कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो भी यही है साथियों। अगला जो है हमारा भैंस अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में ही है। आप सभी साथी ध्यान रखें। जो बकरी प्रजनन केंद्र है साथियों वो अलवर में न होकर कहाँ है? अजमेर में है मित्रों। कहाँ है?
अजमेर में है। आप सभी साथी इस चीज़ को नोट कर ले, रामसर अजमेर में। जबकि अलवर में जो है हमारा वो सुअर प्रजनन होता है, सुअर प्रजनन केंद्र है मित्रों। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। साथियों इनके आवास, जंतु और आवास से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और अब से पहले एग्जाम में प्रश्न पूछे भी गए हैं। साथियों देखिए, पहला जो है खरगोश, खरगोश सामने आवास दे रखे हैं, इनको आपको मिलाना है कि खरगोश का क्या आवास है। भालू, ततैया और चील। आप सभी साथी जानते हैं खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता है। तो पहले में ऑप्शन 2 कौन से में, दूसरे या तीसरे में? तो हमारा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद भालू कहाँ रहता है मित्रों, भालू मांद में रहता है, तो दोनों में बी में 3-3 है। तो ततैया, ततैया जो होती है साथियों छत्ते में रहती है। आप सभी साथी ध्यान रखें, बर, ततैया और मधुमक्खी, इनका जो आवास है छत्ता है साथियों। और चील जो होती है साथियों वो कहाँ रहती है, पेड़ पर रहती है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, A2, B3, C4, D1। जो ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृषि पद्धतियों में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 7। साथियों नया टॉपिक जोड़ा गया आपकी कृषि पद्धतियाँ, अर्थात खेती। खेती के कितने चरण होते हैं? तो आप सभी साथी जानते हैं खेती के 7 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अब साथियों 7 चरण कौन कौन से होते हैं मैं आप सभी को बोलकर बताऊंगा। आप सभी साथी मनोयोग पूर्वक सुनिएगा और लिख लीजिएगा अगर शायद आपको याद नहीं रहे तो। 7 चरण कृषि पद्धतियों के, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर मिट्टी तैयार करने के बाद बुआई करना, बुआई करने के बाद खाद या उर्वरक देना, खाद या उर्वरक देने के बाद सिंचाई करना, सिंचाई के बाद खरपतवार को हटाना, हम खरपतवार को हटाते हैं, निराई गुड़ाई इसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम फसलों की कटाई करते हैं, फसलों की कटाई करने के बाद उनका भंडारण किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारी कृषि पद्धतियों के 7 चरण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? उदयपुर, जोधपुर, बस्सी, किशनगढ़। साथियों हस्तशिल्प जो उद्योग का प्रमुख केंद्र है वो जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM का शुभारंभ किया गया है 24 सितंबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2013, 1 अप्रैल 2014। साथियों जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है उसको शुभारंभ जो है 24 सितंबर 2013 किया गया था और इसी का अब वर्तमान में नाम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया है मित्रों। आप सभी साथी ध्यान रखिए इस चीज़ को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। आपको बता रहे हैं कौन सा कथन सही है। साथियों राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल सही है। और लोकसभा निम्न सदन होता है और लोकसभा में हम प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं तो भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था मित्रों और इसमें 3 फैक्ट आपके क्लियर करने की बात करी गई है। आप सभी साथी जुड़े रहे। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा और अपना कमेंट भी करके जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर परिषद। साथियों पंचायती राज जो हमारी संस्था है उसके 3 स्तर बताए गए हैं। आप सभी साथी जानते होंगे वो 3 स्तर कौन कौन से थे। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होते हैं और जिला परिषद जिला स्तर पर होती है मित्रों। तो यहाँ पर जो नगर परिषद है हमारी पंचायत राज संस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। ऑप्शन 2 विधान परिषद के सदस्यों का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। विधान परिषद का अधिवेशन कोरम के अभाव में नहीं चल सकता है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। साथियों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर 4 है। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है विधान परिषद को लेकर साथियों। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की विरासतों में शुमार मायरा की गुफा कहाँ स्थित है? गोगुंदा, आहड़, झाड़ोल, ऋषभदेव। साथियों जो मायरा की गुफा है वो जो मेवाड़ की विरासतों में शुमार है वो गोगुंदा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, किस लोक देवता को
राजस्थान में राज्य का क्रांति का जनक माना जाता है? लोक संत पीपा, लोक संत धन्ना, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। साथियों राज्य क्रांति का जो जनक माना जाता है वो देवनारायण जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, बल्लया आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, हाथों में, कान में, नाक में। आपके साथियों आभूषण का टॉपिक जोड़ा हुआ है, आप सभी साथी आभूषण भी देखें, आभूषण भी पढ़े। साथियों बल्लया जो आभूषण है वो हाथों में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, लोहा लक्कड़ चामड़ो, लोहा लक्कड़ और चामड़ो पहला किस बखान, कछेरा, ढीकरा, निमटिया पखान का भावार्थ है? ऑप्शन नंबर 1 बहू केवल रोने से कुछ नहीं होता, परिश्रम करने से ही कुछ मिलता है, ढंग से ही खेती होती है और ढंग से ही न्याय होता है। ऑप्शन नंबर 2 लोहा लकड़ी चमड़ा इनका पहले कुछ पता नहीं चलता, बहू, घोड़े, बच्चा और लड़के इन सब का वयस्क होने पर ही पता चलता है, जो ऊंचे पद पर काम करके जीविकोपार्जन करता है वह नीचे पद पर काम नहीं करता है। साथियों लोहा है, लक्कड़ लकड़ी है, चामड़ा मतलब चमड़ा है, कछेरा और डीकरा, इनको हम पहले बखान नहीं कर सकते इनके बारे में कि ये कैसे होंगे आगे जाकर। इनको आगे जाकर जब विकास होता है, जब ये बड़े होते हैं तभी हम उनके बारे में बता सकते हैं कि ये कैसे होंगे। तो यहाँ पर लिखा है बहू, घोड़े का बच्चा और लड़के इन सब का वयस्क होने पर ही पता चलता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, बिशनदास किस चित्र शैली का चितेरा है? ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़, ऑप्शन नंबर 2 हाड़ौती, ऑप्शन नंबर 3 नागौर, ऑप्शन नंबर 4 मारवाड़। तो साथियों बिशनदास का जो इसका जो आंसर है, बिशनदास जो है मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया। साथियों किस रोग का वाहक जो है मच्छर नहीं है? बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपके पूछे जाते हैं रोग से संबंधित 1 या 2 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में। साथियों इसका जो राइट आंसर है टाइफाइड, इसका जो रोग वाहक है वो मच्छर नहीं है। साथियों टाइफाइड जो है इसको हम मियादी बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं? मियादी बुखार भी कहते हैं मित्रों, आप सभी साथी जानते हैं। और ये साल्मोनेला जो साल्मोनेला जो टाइफाइक होता है, सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया, उसके कारण होता है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखें, साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। और मलेरिया आप सभी को पता है मच्छर काटने से होता है, डेंगू मच्छर काटने से होता है, और फाइलेरिया जो है वो भी मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया का मतलब है हाथी पाँव, हाथी के जैसा पाँव हो जाता है साथी सूज कर इसमें। आप सभी साथी ध्यान रखें। और ये फ्यूलैक्स और मेनोसाइजिम, कौन से? फ्यूलैक्स और मेनोसाइडिम मच्छर के काटने से होता है। आप सभी जानते हैं मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जबकि डेंगू मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है मित्रों। ठीक है साथियों, एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, लोहे तत्व की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है लोहे की कमी से रक्तहीनता रोग होता है, रक्ताल्पता। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है साथियों। आप सभी जानते हैं रतौंधी विटामिन ए की कमी से होते हैं। जो तपेदिक रोग होता है, तपेदिक को हम क्षय रोग या टीबी रोग कहते हैं, और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है मित्रों। और वर्णांधता एक प्रकार से वर्णों की अंधता का रोग होता है, इसमें रंग नहीं पहचान पाते हैं, अर्थात रंगों में अंतर नहीं कर पाता है व्यक्ति। अगला प्रश्न है साथियों, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, ये सभी। साथियों अगर विश्व में ताप बढ़ेगा तो इस ताप से क्या होगा? तो इसका जो है ये सभी हो सकते हैं। समुद्र तल में वृद्धि होगी, फसल के स्वरूप में परिवर्तन होगा, तट रेखा में परिवर्तन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जीवाणु को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। साथियों जो प्रशीतन होता है वो क्या होता है? हम किसी भी स्थानीय पदार्थ को उसके जो वातावरण होता है, वास्तविक वातावरण, उसके ताप के नीचे ठंडा करके करते हैं। ठंडा करने की जो प्रक्रिया है वो प्रशीतन कहलाती है। और इसका जो खाद्य परिरक्षण में जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है? कम कर देता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से बालकों में विकसित होती है। साथियों अगर विज्ञान संग्रहालय का आप उपयोग कर रहे हैं बालकों में तो तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति। साथियों विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से बालकों में क्या होगी? निरीक्षण शक्ति का विकास होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा
राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, श्यामपट्ट उपयोगी साधन है शिक्षण का, क्रियात्मक कार्य का, कविता लिखने का, विज्ञान कक्ष का। साथियों जो श्यामपट्ट है वो शिक्षण का उपयोगी साधन है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, अनुभव का आधार है। हम अनुभव किससे प्राप्त करते हैं? प्रत्यक्ष वस्तुओं से, प्रत्यक्ष से मिलते जुलते उपकरण, अभिनय संबंधी उपकरण, उपरोक्त सभी। हम इन सभी से अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी अनुभव के आधार है मित्रों। ठीक है साथियों, अगर प्रत्यक्ष अनुभव जो है सबसे बेस्ट अनुभव होता है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव का सबसे बेस्ट अनुभव पूछ लिया जाता है। अभी हमारे अनुभव के आधार पूछे गए, ये चारों ही क्या है? तीनों ही अनुभव के आधार है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है, उपरोक्त सभी मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य का आयोजन निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। विज्ञान प्रयोगशाला जो होती है उसमें कार्य का जो आयोजन है किसके लिए किया जाता है? वैज्ञानिक उपकरणों पर कार्य करने के कौशल के लिए, वैज्ञानिक घटनाओं का अनुभव, विज्ञान प्रयोगों में रुचि विकसित करना, उपयुक्त सभी। तो विज्ञान प्रयोगशाला का अगर बच्चों को कार्य के आयोजन में हम लेंगे, शामिल करेंगे, तो ये सभी उद्देश्य पूरी होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, एक विद्यालय में कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण के दौरान, आप शैक्षिक भ्रमण पर बच्चों को ले जाते हैं, उसके दौरान आपके बच्चों से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या रहेगी? कि बिना कोई प्रश्न पूछे अवलोकन करना चाहिए, भ्रमण का आनंद उठाना चाहिए, ध्यानपूर्वक अवलोकन कर टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, और बाकी बच्चों व अध्यापक के साथ उनके अवलोकनों को बांटना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथियों को पता हो बचपन में जब SUPW के शिविर लगा करते थे और आपको कहीं घूमने के लिए ले जाया जाता था शैक्षिक भ्रमण पर, तो आपको एक डायरी बनवाई जाती थी और उस डायरी में आपके अनुभव नोट किए जाते थे और उस पर चर्चा की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मरु उद्यान के संदर्भ में असत्य कथन है। राष्ट्रीय मरु उद्यान संदर्भ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है, कास्ट जीवाश्म पार्क स्थित, विस्तार जैसलमेर और बाड़मेर में है, उपरोक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर आप सभी साथी ध्यान रखिए, असत्य कथन नहीं है, ये प्रश्न मिसटाइप हुआ है। यहाँ पर असत्य की जगह आपको पढ़ना है सत्य कथन है। क्या पढ़ना है मित्रों? सत्य कथन है। ठीक है साथियों, असत्य को भूल जाए, सत्य कथन पढ़िएगा। तो ये तीनों ही कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, वह माध्यम जिसके द्वारा किसी वस्तु के अंतर संबंध तथा संगठन भावों, विचारों तथा विशेष स्थलों को दृश्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जा सके, क्या कहलाता है? साथियों हम किसी भी चीज़ को दृश्य रूप में दिखाते हैं, जैसे किसी वस्तु के आपस में अंतर संबंधों को दिखाया जाए, विचारों को दर्शाया जाए, विशेष स्थलों को दिखाया जाए, तो दृश्यात्मक रूप से जो प्रदर्शित किया जा सकता है वो मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट, उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चार्ट। हम चार्ट के माध्यम से दृश्यात्मक रूप प्रदर्शित करते हैं साथियों। मानचित्र के माध्यम से साथियों हम क्या करते हैं? भौगोलिक स्थिति को दर्शाते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा चार्ट सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा बहुतायत से पाया जाने वाला तत्व है। जो सूर्य है हमारा, उसकी सतह पर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद पाया जाने वाला जो तत्व है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ऑक्सीजन। तो साथियों हाइड्रोजन के बाद दूसरा जो सर्वाधिक तत्व पाया जाता है बहुतायत में वो हीलियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, 12 सितंबर 2003 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 6 लिफ्ट नहरों का नामकरण महापुरुषों के नाम पर हुआ, महापुरुषों के नाम पर करने की घोषणा की गई। इस दौरान किस योजना का नाम परिवर्तित करके चौधरी कुंभाराम आर्य किया गया? ऑप्शन नंबर 1 सहाबा योजना, ऑप्शन नंबर 2 फलोदी योजना, ऑप्शन नंबर 3 कोलायत योजना, ऑप्शन नंबर 4 बांगड़सर योजना। इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर 1 सहाबा योजना। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ पर आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा साथियों। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित, सत्या पर तय जो है मिसप्रिंट हुआ है, आधारित पढ़े, उन आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ पर जो आधारित प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं उनके केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से ऐसा कौशल नहीं है। साथियों निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, पूर्वानुमान, निर्धारण। साथियों हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निर्धारण जो है, इनमें से ऐसा कौशल नहीं है जिनको हम प्रत्यक्ष पूछताछ पर आधारित अनुभव केंद्र बिंदु रखें। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आदिवासी पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र है अंगोछ, अंगरखा, ढेपाड़, खपटा।
साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 अंगरखा। साथियों आदिवासी पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्सों में जो पहने जाने वाला वस्त्र है उसे हम अंगरखा कहते हैं। ठीक है साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यही समाप्त होता है। आप सभी साथियों को हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथी हमारे इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।